हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था, है ना, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। तो इस चैप्टर में 2 वीडियो इस चैप्टर से डाला गया है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि मुद्रा क्या होता है, ठीक है, और मुद्रा मतलब विनिमय के कितने रूप होते हैं, जिसमें पढ़े थे वस्तु विनिमय मौद्रिक प्रणाली, है ना, दोनों किससे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं, है ना, सब बताया गया था। फिर मुद्रा के रूप बताए थे आपको, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, वस्तु विनिमय के रूप में वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा, सिक्के बताए गए थे, है ना, साख मुद्रा बताया गया। फिर बताया गया था कि आप मुद्रा प्लास्टिक के रूप में भी आज, है ना, उपयोग किया जा रहा है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है उसका नाम है मुद्रा का आर्थिक महत्व। टॉपिक क्या नाम है? मुद्रा का आर्थिक महत्व, यानी कि मुद्रा का आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है। मुद्रा का आर्थिक महत्व, देखिए, तो आज आधुनिक अर्थव्यवस्था में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से, है ना, अगर हम मुद्रा को हटा दें, है ना, तो उस देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, यानी कि लड़खड़ा सा जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। यानी कि आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का स्थान बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि सारा काम ही मुद्रा से हो रहा है ना। और अगर मान लीजिए अगर मुद्रा नहीं होता, पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मुद्रा नहीं होता तो विश्व में शायद इतना प्रगति देखने के लिए नहीं मिलता। आज मानव देखिए, मानव इतना डेवलप हो चुका है, अपने लिए सभी सुख साधन विकसित कर चुका है। इसलिए कहा गया था कि मुद्रा का विकास मानवीय सभ्यता के विकास का इतिहास है, यानी कि मानव जैसे जैसे डेवलप होते गया वैसे वैसे अपने लिए सभी साधन जुटाने के लिए मुद्रा का आविष्कार करते गया, यानी कि मुद्रा का विकास करते गया। तो इसलिए कहा गया, ट्रेस्कॉट, बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, है ना, जैसे ट्रेस्कॉट कहें कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है ना। नहीं, कहने का मतलब है कि मुद्रा को अगर हम अपने अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं मान सकते हैं तो रक्त स्रोत तो अवश्य मानना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोफेसर मार्शल भी कहे हैं कि मुद्रा हुआ अक्ष है, यानी कि वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या करता है, चक्कर काटता है। यानी कि पूरा वस्तु माने पूरा उद्योग धंधा सब किसके अगल बगल घूम रहा है, मुद्रा के ऊपर घूम रहा है ना। तो इसी कारण से प्रोफेसर मार्शल कहें कि मुद्रा हुआ धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है ना। उसके बाद प्रोफेसर पिगू भी कहे हैं कि मुद्रा जो आधुनिक युग में, है ना, आधुनिक विश्व में, है ना, मुद्रा जो है उद्योग रूपी वस्त्र धारण किए हुए है ना। एक तरीके जैसे उद्योग धंधा मानव करने बहुत जरूरी है, वैसे मुद्रा भी बहुत जरूरी है। सारा काम मुद्रा के लिए तो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाता है कि मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है ना, अभी के समाज में या पहले के भी समाज में, है ना, ठीक है। तो सुनिएगा एक तरीके से, देखिए, इसके बाद आपका जो है, जैसे मुद्रा से अगर लाभ के बारे में बात करें तो, ठीक है, मुद्रा से अगर हम लाभ का बात करें तो मुद्रा से लाभ क्या क्या है। तो देखिए, मुद्रा से लाभ की अगर बात करें पहला, तो देखिए मुद्रा हमारे लिए काफ़ी लाभदायक बन चुका है ना, और पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है। तो इसीलिए जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व में हर जगह मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो मुद्रा से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे पहला आपका है मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। पहला क्या है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। तो देखिए, मुद्रा से उपभोक्ता को यानी ग्राहक को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे प्रत्येक उपभोक्ता अपने इच्छानुसार मुद्रा से वस्तु खरीद सकता है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई देखे थे ना, कि अगर कोई वस्तु खरीदना है तो जो सामने, अगर किसी के पास वो वस्तु है तो वह किस चीज़ का डिमांड करता है, क्या आप किसके मतलब उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा उसको, वो चीज़ दे करके ही वस्तु ले सकते थे। लेकिन मुद्रा के आने से क्या हो गया, उपभोक्ता को सबसे आसान हो गया, किसी भी वस्तु को मुद्रा से खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ हुआ, है ना, उत्पादक को मुद्रा से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। जैसे कहा जाए कि मुद्रा की सहायता से उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं, कच्चे वस्तु होते हैं, है ना, उसे जुटाने में, संचित करके रखने में, है ना, उधार, है ना, क्रय विक्रय करने में आसानी हो गया, ठीक है ना। तीसरा है मुद्रा और साख, यानी मुद्रा ने साख प्रणाली को भी संभव बना दिया। आधुनिक व्यवसाय में जितना भी उद्योग धंधा है सब तो साख पर आधारित है ना। और मुद्रा क्या करता है, बैंक जो होता है लोगों को छोटी छोटी बचत के द्वारा इकट्ठा कर लेते हैं, और उद्योग, मतलब कहने का मतलब है कि उद्योग को मुद्रा उधार दे देते हैं, ठीक है। इस कारण से कहा जाए कि मुद्रा साख का भी निर्माण किया है। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों का निराकरण, तो शुरू से बताया जा रहा है ना, कि मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई दूर हो गया है। उसके बाद मुद्रा और पूंजी की तरलता, है ना, यानी कि मुद्रा ने पूंजी को तरलता भी, यानी कि तरलता भी प्रदान किया है, क्योंकि इससे हर व्यक्ति स्वीकार कर ले रहा है ना। और मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में हम ला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुद्रा और पूंजी में गतिशीलता आ गया, मुद्रा और पूंजी निर्माण हुआ, है ना, मुद्रा का बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा में उपयोग हुआ, है ना, मुद्रा से सामाजिक कल्याण भी किया जाता है, मुद्रा से आर्थिक प्रगति भी हुआ। तो इस तरीके से मुद्रा से अनेकों लाभ हैं,
ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखिए अगला टॉपिक आपका है, तो देखिए मुद्रा आपका खत्म हो गया। मुद्रा समझ गया, विनिमय के माध्यम है, विनिमय दो तरह के, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, है ना। फिर समझे मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ, है ना। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। अब पढ़ना है आपको बचत, क्या है बचत, यानी इसको इंग्लिश में कहें तो सेविंग, ठीक है। देखिए तो जैसे कहा जाता है कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति, है ना, जितना मैंने कहने का मतलब कि अगर हम बचत का एक लाइन में फॉर्मूला कहें तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है ना। यानी कि आय माइनस उपभोग क्या होगा, बचत हो जाएगा। यानी कि जितना कोई व्यक्ति कमा रहा है और जितना वो खर्च कर रहा है ना, दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, किसी व्यक्ति का बचत, ठीक है। यानी कि आय माइनस उपभोग बराबर बचत होता है। तो देखिए बचत जो है आपका दो प्रकार का, एक तो नगद बचत करते हैं हम लोग और दूसरा वस्तु संचय करते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कुछ नगद बचत का मतलब हम लोग कुछ कैश के रूप में बचाते हैं, सेविंग करते हैं, बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं तो नगद बचत है। और कुछ ऐसे होता है जैसे किसी व्यक्ति की बचत, है ना। कहने का मतलब है कुछ हम लोग वस्तु को भी संचय करके रखते हैं पूंजी के रूप में, जैसे 9th क्लास में पूंजी पढ़े होंगे तो भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी, है ना। तो कुछ वस्तुओं को भी हम लोग संचित करके रखते हैं और कुछ नगद बचत भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्राउथर परिभाषा दिए हैं कि किसी व्यक्ति की बचत आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता, यानी कि जो आप खर्च नहीं कर रहे हैं वही आपका बचत है ना। उपभोग की वस्तु पर जो रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है वही क्या है, बचत, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है कि आय बचत बराबर क्या है, आय माइनस उपभोग, ठीक है। तो बचत समझ गए होंगे कि आय बचत क्या है, किसी व्यक्ति का बचत क्या है, आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बचत। अगर हम बात करें साख का, क्या है साख, तो देखिए साख का आधार होता है विश्वास, है ना। यानी कि साख का अर्थ क्या है, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा, विश्वास या भरोसा, ठीक है ना। यानी जिस व्यक्ति का साख जितना ही मजबूत होता है, जिस व्यक्ति का जितना ही अधिक, मतलब कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसका साख उतना ही अधिक होता है ना। अर्थशास्त्र में साख का मतलब है ऋण लौटाने और चुकाने की क्षमता में विश्वास करने का मतलब। अगर आप कहीं से ऋण लेते हैं तो उसे चुकाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना, उसे लौटाते हैं कि नहीं लौटाते हैं, इसी का मतलब साख है, ठीक है। अगर मान के चलिए हम कहें कि, है ना, अगर किसी व्यक्ति का बाजार में साख बहुत अधिक है तो इसका मतलब है कि वो ऋण लौटाने की शक्ति उसके पास है। अगर वो कहीं से ऋण उठा रहा है, कर्ज लेता है तो चुका देता है या चुकाने का क्षमता उसके पास है, ठीक है। तो साख का मतलब विश्वास या भरोसा होता है, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक भरोसा किया जाता है उसका साख उतना ही अधिक होता है। बात समझ गए। तो साख के दो पक्ष होते हैं, कितने पक्ष, दो पक्ष। एक होता है ऋणदाता यानी जो ऋण देने वाला होता है, और एक होता है ऋणी, है ना, साख के पक्ष, ठीक है। तो साख के दो पक्ष हैं, एक है ऋणदाता, ऋणदाता और एक है ऋणी, समझ गए। यानी कहने का मतलब ऋणदाता मतलब कुछ ऋणी को उधार देता है ना, और ऋणी क्या करता है, उसे सही समय पर अगर चुका देगा तो उसका साख मजबूत हो जाएगा, उसे अगली बार भी ऋणदाता ऋण दे सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति सही समय पर नहीं चुकाता है या चुकाने का क्षमता उसके पास नहीं है तो उसका साख कमजोर हो जाएगा, उससे आगे चले कोई भी मतलब क्या करेगा, मतलब कोई मतलब व्यक्ति उसे उधार या कर्ज देने से मतलब संकोच में हो जाएगा, है ना, हिचकिचाने लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसका मतलब है कि उसका साख बहुत ज़्यादा है, उसे, है ना, मतलब किसी भी तरह का कर्ज देने में कोई टेंशन नहीं है, वह उसके पास लौटाने का क्षमता है, उसके पास चुकाने का क्षमता है। अगर हम देखिए, अगर हम बात करें साख का आधार, तो साख का आधार सबसे पहला क्या है, विश्वास है ना। तो साख देने वाला या साख लेने वाला, यानी कहने का मतलब है कि साख देने वाले को क्या कहते हैं, ऋणदाता कहते हैं, और साख लेने वाले को ऋणी कहते हैं, है ना। तो साख देने वाला यानी कि ऋणदाता उधार देने के लिए तभी तैयार होता है कि उसे विश्वास है कि ऋणी उसका कर्ज चुका देगा, है, समय पर लौटा देगा। दूसरा है चरित्र, है ना, तो ऋणी का चरित्र भी उसका साख एक महत्वपूर्ण आधार है कि उसका बिहेवियर कैसा है ना, कैरेक्टर कैसा है। ऋणी का चरित्र ठीक है ना, जो कर्ज ले रहा है तो भी वो साख का काम करेगा। एक चुकाने की क्षमता से भी होता है, यानी कि जो कर्ज ले रहा है उसके पास चुकाने की क्षमता है कि नहीं है, भविष्य में भुगतान कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। फिर पूंजी और संपत्ति, है ना, ऋणदाता पूंजी और संपत्ति का जमानत भी लेता है, मतलब कि किसी के पास अगर विश्वास कैसे करे तो उसका पूंजी और संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है ना, जब दीजिएगा तो आपका जमानत हो जाएगा, वो वाला पूंजी दे दिया जाएगा आपको। फिर ऋण की अवधि भी मतलब साख निर्धारित करता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग ऋण मतलब लंबे समय देने के लिए हिचकिचाते हैं,
है ना, लेकिन अगर उसका चरित्र ठीक है, सब विश्वास ठीक ठाक है तो दीर्घकालीन ऋण भी दे सकता है। इसी तरह से कहा जाता है कि साख का प्रमुख तत्व क्या हो गया, विश्वास। अगर हम बात करें साख पत्र का, है ना, तो है ना, साख पत्र का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। अगर हम बात करें साख पत्र का, तो साख पत्र का मतलब हमारा उन साधनों से है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है ना, यानी कि इसमें मुद्रा नहीं आता लेकिन साख पत्र को मुद्रा ही कहा जाता है ना, जिसके आधार पे यानी साख पत्र के आधार पे ऋण का आदान प्रदान होता है ना। जैसे कि देखिए, मतलब कहने का देखिए, मुद्रा और साख में दोनों में अंतर है। मुद्रा कानूनी ग्राह्य होता है, जबकि साख पत्र क्या है, कानूनी एक मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब मुद्रा क्या है, कानूनी सही है लेकिन साख सही नहीं है ना। लेकिन साख पत्र लेन देन करने में स्वीकार किया गया है और किसी को इसमें बाध्य नहीं होता है। तो साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रमुख आपको 8 पढ़ना है। साख पत्र क्या है, कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रमुख कितने हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जैसे चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख या साख प्रमाण पत्र, है ना। तो कहने का मतलब है कि साख पत्र क्या है, साख पत्र का मतलब उन साधनों से है जिसका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है, लेकिन साख और मुद्रा दोनों में अंतर है। मुद्रा क्या है, कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त है, लेकिन साख कानूनी तौर पे मान्यता प्राप्त, यानी कानूनी, मतलब कहने का मतलब है कि साख पत्र की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लेन देन करने में, ऋण आदान प्रदान करने में साख पत्र का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और साख पत्र कितने होते हैं, 8 तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका है चेक। तो चेक सबसे अधिक, सबसे प्रचलित अगर कोई साख पत्र है तो उसका नाम है चेक, ठीक है। और चेक एक प्रकार का लिखित आदेश होता है ना, और जिसमें बैंक में रुपया जमा करने वाला व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बैंक में रुपया जमा किया अपने बैंक को दे सकता है ना, उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दिया जाए, ठीक है। तो चेक क्या है, एक लिखित प्रपत्र होता है। दूसरा बैंक ड्राफ्ट भी है, इसी तरह से है ना। फिर यात्री चेक, उसके बाद प्रतिज्ञा पत्र। तो इस तरीके से आपके साख पत्र टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है लगभग, जिसमें मुद्रा, बचत और साख पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो मुद्रा समझ ही गए होंगे। बचत क्या होता है, आय और भोग के अंतर को बचत कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का बचत आय का वह भाग है जहाँ पे उपभोग की वस्तु पर कुछ खर्च यानी कि व्यय नहीं किया है, तो उसे क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। अगर हम बात करें साख का, तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, यानी कि जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास किया जाता है उस व्यक्ति का साख उतना ही मजबूत होता है। साख के टोटल 2 पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी, है ना। अगर हम साख के आधार का बात करें तो विश्वास, चरित्र, है ना, चुकाने की क्षमता, पूंजी संपत्ति, ऋण की अवधि। उसके बाद क्या समझे, साख पत्र, है ना। साख पत्र क्या होता है, जिसका उपयोग, माने वैसा पत्र जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाएगा, जैसे कि चेक, है ना, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, पुस्तकीय साख है। इस तरीके से साख पत्र टोटल कितने, माने होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन प्रमुख 8 प्रकार के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा जो चैप्टर है खत्म हो गया। और इस चैप्टर से संबंधित जितना भी नोट्स है और पॉइंट है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तब तक आप इसको मतलब देखिए और मतलब अपना रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं मतलब अगले वीडियो में। इसका अगला चैप्टर जो आपका है लगभग वित्तीय संस्थाएं, है ना। अगले वीडियो में आपको चौथा चैप्टर शुरू किया जाएगा, इसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है।